अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है और स्टूडेंट्स को पहले भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। छोटी क्लासेस में भी आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बेटा हर लेवल पर हमारे पास यूज़ होता है और हर लेवल पर केमिस्ट्री में यूज़ लाजमी आता है इसका, और इसको आप पढ़ना चाहते हैं और इसको पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ती है। ठीक है, यानी आप किसी भी लेवल पर चले जाएं। तो एक्चुअली ये जो पार्ट है हमारा, ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर में बेटा, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सिनबोर्ड की अगर हम बात करें, बाकी अगर डिफरेंट जो है डिफरेंट बोर्ड्स की या डिफरेंट जगहों की बात करें तो उसमें एक डिफरेंट चैप्टर नंबर हो सकता है, लेकिन हम चैप्टर नंबर से नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि भाई हमारा टॉपिक क्या है। तो बेटा आज का हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। द स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आपने जो पीछे छोटी क्लासेस में इसके बारे में स्टडी की है वो बहुत ही आपने समझ लें कि एक बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। अभी भी अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस लेवल पर आकर आप डिटेल्ड इसको समझेंगे, हाँ जितना आपके कोर्स से रिलेटेड है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, आप लोगों ने बेसिकली जो आपने पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ जो कि वर्ड है बेटा मैटर, तो वो आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ मैटर, हर बच्चे को पता होगा और बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चे को पता हो ये। ठीक है, अब है क्या मैटर, आपके पास क्या चीज़ है मैटर बेटा? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, यानी आपके पास उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कुछ ना कुछ उसको क्या हो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ उसका मास हो, यानी मास का मतलब है उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा। तो हर वो चीज़ जो मास हो जिसका और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। बेटा हमारे आसपास तमाम चीज़ें मैटर हैं। ठीक है, कुछ एनर्जीज़ भी आती हैं, वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ है कि आपके पास एनर्जीज़ क्या हैं। एनर्जीज़ के बारे में डिटेल टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं बेटा क्या फिज़िक्स के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स में भी आप मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर केमिस्ट्री के लिहाज से जो पढ़ेंगे वो मैटर के अंदर हम जो बातें पढ़ रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पास किस तरह से मैटर को हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं। तो बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं तो आप जनरली 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड्स, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। ये 3 स्टेट्स आप लोगों ने पढ़नी भी हैं, आपके टॉपिक का हिस्सा भी हैं ये तीनों स्टेट्स। ठीक है, हमारे पास आपके कोर्स में बेटा एक और नाम है, वैसे तो 5 स्टेट्स होती हैं लेकिन 5वीं स्टेट की ये बात नहीं करूँगा। 4th स्टेट के बारे में आपके कोर्स में थोड़ा सा नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। बेटा प्लाज्मा की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज़ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा अगर हम कहें तो एक रिसर्च के मुताबिक हमारी जो यूनिवर्स है, जो हमारी ऑब्जर्व यूनिवर्स है, जो हमें पता है जिसके बारे में, यानी कि जो हमने देखी हुई है यूनिवर्स, देखी हुई के से मुराद ये है कि जो हमें पता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है। बेटा कहते हैं कि रिसर्च के मुताबिक 99% ऑफ आवर यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, यानी हमारी जो यूनिवर्स है उसका 99% जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ है बेटा, प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है, अब व्हाट इज़ प्लाज्मा, इसकी बहुत एक आसान एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा प्लाज्मा जो है ना, अगर आप जनरली कहो तो इसको हम कहते हैं सुपर हॉट गैसेस। सुपर हॉट गैसेस का मतलब है बेटा बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस, या आप इसको एक और चीज़ कह सकते हो आयनाइजेबल गैसेस और और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इतना अच्छा वर्ड यूज़ नहीं होता, हम ज़्यादातर गैसेस के लिए यूज़ करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहली बात,
जब हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं या उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बेटा वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी से वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एटम ड्रॉ करता हूँ बेटा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस एटम के टोटल 3 शेल्स हैं। मान लो भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल होंगे। मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, जब एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर जा सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है मैंने। हो सकता है ये सेकंड शेल पे चले जाए, हो सकता है ये थर्ड शेल पे चले जाए, बट इट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी अमाउंट की आप एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये जो एनर्जी कहलाती है ना, ठीक है, ये कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी होती है, एक्साइटेशन एनर्जी। क्यों बेटा, ये जो स्टेट होती है ना नीचे वाली जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने से ये अपने हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यही वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो बेटा ये इसकी कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पर भेज दिया है, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बेटा, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल। दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी भी कह सकते हैं और एक्साइटेशन पोटेंशियल भी आप कह सकते हो। ठीक है, सेकेंड वन बेटा, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने एक्साइटेड स्टेट पर भेज दिया है, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो है ही इस पोजीशन पर, यानी उसकी ग्राउंड स्टेट ही वैलेंस शेल है। बेटा वैलेंस का जब भी वर्ड यूज करूंगा तो वैलेंस के लिए आप याद रखिएगा मैं लास्ट शेल की बात कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब क्या है, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं वैलेंस शेल तो इसका मतलब क्या है, वैलेंस शेल का मतलब होगा लास्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन अभी इस एटम के, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर है, लास्ट शेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, यहां से मैंने कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड की तो बेटा फिर से क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये वाला जंप करके ऊपर चला गया तो ये भी कहां जाएगा, ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टेट नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक मान लो एक इंसान है, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट कर लो ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे कुछ एनर्जी मिले, मैं क्या करूँगा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाऊँगा, सेकंड फ्लोर पर चले जाऊँगा। ठीक है, लेकिन एक जो बंदा है वो है ही टॉप फ्लोर पर, यानी कि छत पर मौजूद है, उसको आप कहोगे भाई और ऊपर जाओ तो कहाँ जाएगा वो, फिर बेटा एक ही काम होता है कि इन्फिनिटी पर चले जाए। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो दुनिया से फना हो जाए। खैर एग्जाम्पल एक दे रहा था कि मतलब कि आपके पास क्या होता है कि अगर उससे भी ऊपर कोई लेवल नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो इन्फिनिटी पर जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन इस शेल से बाहर निकल जाएगा, और इन्फिनिटी का मतलब होता है बाहर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ दिया, निकल गया है। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाएगा तो बेटा एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा बेटा, आयनाइज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो कौन सी की है, वो हमने एटम को आयोनाइज करने के लिए की है। तो वो जो एनर्जी है बेटा उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकलता है तो आपको पता है एटम, जैसे ये A है तो A पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की वो क्या कहलाएगी, IP, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ जो मैंने एक्चुअली ये बात बताना चाह रहा था कि व्हाट इज आयोनाइजेबल गैसेस।
किसी भी गैस को जब आप हीट करते रहोगे बहुत ज़्यादा, जब वो गर्म हो जाएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो गैसेस क्या हो जाएंगी बेटा, आयनाइज हो जाएंगी। जब गैसेस आयनाइज हो जाएंगी तो उसको हम सुपर हॉट गैसेस भी कह सकते हैं। तो जब सुपर हॉट गैसेस होती हैं यानी आयनाइजेबल गैसेस होती हैं तो बेटा उनका एक स्टेट बनता है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी ना वो सॉलिड होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, उनके दरमियान की एक स्टेट होती है। ठीक है, अगर आप प्लाज्मा को देखोगे तो प्लाज्मा बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसकी कौन सी हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। हमारे आसपास तो नहीं है, लेकिन आप इसको फायर हमारे आसपास यूज होती है। आग जो बेटा जलती है, आग आपको पता होगा ना गैस है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ये दरमियान की एक स्टेट होती है, फायर जिसको हम कहते हैं। तो फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। इसी तरह से जो हमारा सूरज है, हमारा सन है, हमारा जो स्टार मौजूद है हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर, जो सन है बेटा, वो भी कंपोज किससे कर रहा है, प्लाज्मा से। क्योंकि आपको अगर नॉलेज हो इस बारे में तो सूरज जो है वो हमारा कंपोज कर रहा है बेटा हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस आपके पास जो है, हाइड्रोजन गैस का वहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 4500 डिग्री 4500 डिग्री से अबव होता है टेम्परेचर। तो लाजमी सी बात है जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, किसी गैस का इतना टेम्परेचर करोगे तो वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, एंड इट इज़ फिर क्या बन जाती है वो, इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। तो यही कहते हैं कि भाई हमारा जो सूरज है वो किससे कंपोज कर रहा है, प्लाज्मा से कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी ये नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा था कि व्हाट इज प्लाज्मा, इसको जहन में रखिएगा बेटा। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करें तो बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, यानी कि इनको जो डिवाइड किया गया है वो किन बेसिस पर किया गया है, थोड़ा सा अब हम उसको समझते हैं। चलिए भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि भाई मान लें अगर मैं किसी से भी कहूं, आप में से अगर मैं कहूं कि भाई व्हाट इज वाटर, चलो वाटर भी छोड़ दो, और आसान सी बात कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई H2O क्या है, ठीक है, या वाटर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, ज़्यादातर बच्चों का भाई जवाब यही होगा कि वाटर लिक्विड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ H2O क्या है तो बेटा H2O इज़ नॉट अ लिक्विड। आप ये नहीं कह सकते कि ये लिक्विड है या ये सॉलिड है या ये गैस है। मैं कहूँ ये बोर्ड क्या है, आप बोलोगे सॉलिड है, बट इट्स नॉट जो है ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ज़रा गौर से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा। H2O जो होता है एक्चुअली वो सॉलिड भी होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, वो लिक्विड भी होता है, ये नहीं कहा कि लिक्विड नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यही चीज गैस भी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो आप ये नहीं कह सकते कि वाटर इज अ लिक्विड, इट डिपेंड्स ऑन, बल्कि आप ये कह सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कि आप किस कंडीशन में पूछ रहे हो। जैसे अभी मैंने आपसे सवाल किया कि व्हाट इज वाटर, तो आप पूछें कि भाई आप ये तो बताएं कि किस कंडीशन में पूछ रहे हैं। कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशंस का मेरा मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं वाटर की, तो बेटा वाटर लिक्विड कब होगा, वाटर लिक्विड तब होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और प्रेशर बेटा 180 एम लेना होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी मैं आपसे सवाल करूं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या आपके पास चीज़ होगी या कोई भी चीज़ पूछूं मैं इसकी स्टेट क्या होगी, तो आपने स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब समझ जाना है 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बेटा नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम ये यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही होगी तो आपने यही टेम्परेचर और यही प्रेशर को याद रखना है अपने जहन में। ठीक है, और भी मैं आपको चीजें बताऊं, वाटर आइस कब बनता है, तो आप इसको ये कह सकते हो एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
इसका मतलब ये बताता हूँ, पहले मैं तीनों चीज़ें लिख देता हूँ। और बेटा यही वाटर स्टीम कब बनता है, मैंने एक्चुअली यहाँ पर लिक्विड लिख दिया है, लिक्विड वाटर ही होगा, अंडरस्टूड है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको H2O कर रहा हूँ, ठीक है। लिक्विड स्टेट में बेटा ये आपके पास जो है वाटर होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आइस यहाँ पर किस स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। स्टीम इन द फॉर्म ऑफ गैस होगा, ठीक है। तो बेटा स्टीम किन केसेस में होगा, अभी मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बेटा ये तो समझ में आ गया होगा आपके पास, ये मैंने स्पेसिफिक कंडीशन लिखी है यहाँ पर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बेटा हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है जो हमारे हम पर या किसी भी चीज़ पर एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रही होती है एट सी लेवल पर। सी लेवल पर कोई भी चीज़, अगर कोई भी मैटर है तो उस पर एयर एक प्रेशर अप्लाई कर रही होती है जिसकी वैल्यू बेटा 1 atm होता है। अभी आगे थोड़ा सा हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रूम टेम्परेचर पर करते हैं, ना कोई ठंडी जगह पर करते हैं ना ही बहुत गर्मी वाली जगह पर करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो है आंसर वो गलत आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 मर्जी है, कोई इतना नहीं है। अगर कैल्विन में आप मेजर करते हो तो बेटा ये तकरीबन 298 कैल्विन टू 300 कैल्विन तक हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि H2O किस फॉर्म में मिलता है, वाटर यानी लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ क्या करता हूँ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा, ठंडा कर दो। लो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री ले आए, माइनस टेम्परेचर ले आए, यानी ठंडा कर दें वाटर को। तो लो टेम्परेचर में अंडरस्टूड क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। या दूसरी कंडीशन होती है कि आप प्रेशर बढ़ा दो। जब हम वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे। करीब करीब आने से क्या होंगे, वो भाई आपस में इनका जो बॉन्ड होगा, अभी इसी पर आना चाह रहा हूं मैं कि ये होता एक्चुअली क्या है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बेटा मैटर की जो स्टेट है ना वो डिपेंड करती है 2 फोर्सेस के ऊपर। पहले तो आप लोग यहां पर बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, आप लोग अपने जहन में फिलहाल बिठाते जाइएगा। बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके पास 2 तरह की कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताऊंगा, आसान सी एग्जांपल है। बेटा आपने सुना होगा इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में आप लोग जानते होंगे। और इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इंटरनेशनली अगर कोई मैच होता है तो सबसे मशहूर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो मैच होता है क्रिकेट मैच, वो बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एक मैं मैच की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और एक कह रहे हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान में बेटा PSL होता है, उसके अंदर मैंने कहा भाई कराची किंग्स का मैच हो रहा है वेस्ट वर्सेस लाहौर कलंदर, और आपको पता है जीतेगा कौन, और आपने ये चीज़ बहुत सी देखी होगी। खैर वहाँ नहीं जाना चाह रहा मैं। तो बेटा ये क्या है, ये कंट्री के अंदर का मैच है, यानी कि ये कराची, ये कुछ एरिया आप कह सकते हो शहरों का मैच है, एक ही कंट्री के अंदर है। इसको हम कहते हैं बेटा इंटरनेशनल मैच, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल। बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहलाएंगे इंट्रानेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल का मतलब होता है 2 चीज़ों को, यानी कि 2 बाहर की चीज़ें, जैसे एक पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, इंडिया एक अलग मुल्क है, इन दोनों के दरमियान होगा जो भी फोर्स होगी या जो भी मैच होगा उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल। और जो 2 हमारी शहर हैं, जो हमारी सिटीज़ हैं, इनके दरमियान जो मैच होगा उनको इंट्रानेशनल कहते हैं। बेटा इंट्रानेशनल मतलब होता है अंदर वाली चीज़ें। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई ये एक एटम है A और एक एटम B है, इनके दरमियान एक बॉन्डिंग हुई हुई है, एटम्स को बाउंड कर दिया है, तो बेटा ये फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन द एटम्स। ठीक है, छोटा छोटा लिखा है, वैसे क्या लिखा है मैंने यहां पर बता देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो एटम्स को बाउंड करके रखती है बेटा, वो क्या कहलाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर, अंदर वाली फोर्सेस। जैसे सिटीज हैं आपस में वैसे ही ये हैं। ठीक है, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल है बेटा ए बी और दूसरा मॉलिक्यूल है ए बी, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इनको भी तो आपस में बाउंड करके रखते हैं, मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में बाउंड होते हैं। तो बेटा ये कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि ये कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मान लो भाई ये एक एटम है, एक एटम ये है, एक ये वाला है, ये दोनों आए आपस में बाउंड बना लिया इन लोगों ने, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के अंदर वाली फोर्सेस। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ये आपस में आप अगर मिल गए तो ये मॉलिक्यूल को कंबाइन करिए, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं आपके पास, दे डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी भाई आपके पास एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, अब भाई डिपेंड करता है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, ये आपस में बाउंड किस तरह से हैं, ये इस तरह से बाउंड हो गए। ठीक है, ये इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, इनके दरमियान भी होगी, इनके दरमियान भी होगी। तो बेटा ये सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है भाई, ये ए बी एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ए बी है, ये तीसरा ए बी है, ये चौथा ए बी। जब एक से ज़्यादा लिखेंगे तो क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि भाई स्टेट किस चीज़ में पाई जाएगी, किस स्टेट में पाई जाएगी, कोई भी जो मैटर है किस स्टेट में पाया जाएगा। तो जब मैं लो टेम्परेचर करूँगा, लो टेम्परेचर से क्या होगा बेटा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कम होगी तो लाजमी सी बात है ये आपस में करीब करीब आ जाएंगे, और करीब करीब आएंगे तो मॉलिक्यूल्स जब बहुत करीब आ जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाएगा, सॉलिड। बहुत ज़्यादा इनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। ठीक है, तो सॉलिड जब बनता है तो कब होगा भाई, वो लो टेम्परेचर। पहली चीज़ टेम्परेचर कम करेंगे, और हाई प्रेशर का मतलब क्या है, हाई प्रेशर का मतलब ये है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो अब भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, करीब करीब आएंगे। ठीक है, तो बेटा हाई प्रेशर करने से भी क्या होगा कि इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से ये क्या होंगे, करीब करीब आ जाएंगे, तब भी क्या बनेगा, सॉलिड। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्यार बढ़ा रहे हैं, तो क्या होंगे, वो करीब करीब आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी सेकंड वाली यानी कि लास्ट वाली स्टीम की बात करता हूँ, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर भाई अब दो लोगों के दरमियान में, आप बहुत बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अगर दो लोग हैं उनके दरमियान में आग लगा दी जाए, सुना होगा ये आपने, बहुत कॉमन जुमला है, दो लोगों के दरमियान में आग लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में सेपरेट हो जाते हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, वो चाहते ही नहीं है कि आपस में मिलें। तो यही होता है बेटा, यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर कैसे कर रहे हैं, आगे तो लगा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, स्टीम बन जाएंगे। सेकंड चीज़, प्रेशर लो कर देंगे, यानी दो लोग लड़ रहे हैं तो ये होता है कि भाई उनको जाके बनाया जाए, उनको करीब लाया जाए, लेकिन अगर आप उनको छोड़ दोगे लड़ते रहो तो क्या होगा, तब भी वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यानी कि उनके आप प्रेशर जो है, जो आप प्रेशर दे रहे थे उनको आपस में मिलाने के लिए, वो आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे। तो बेटा ये चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी, ये चीज़ लो प्रेशर कहलाएगी। तो सारी बातों से यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं आपसे पूछूंगे व्हाट इज़ वाटर, तो आप पूछोगे भाई कौन सी कंडीशन में। कंडीशन आपने रूम स्टैंडर्ड कंडीशन पूछी है, कंडीशन आपने लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पूछी है, कंडीशन आपने हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पूछा है, क्या पूछ रहे हैं, तो आप स्पेसिफाई करो। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो दैट इज, आप जो है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपसे पूछो भाई मरकरी किस स्टेट में होता है, तो आप पूछोगे भाई किस कंडीशन में। मरकरी वैसे आपके जहन में आएगा लिक्विड होता है, लेकिन बेटा स्टेट पर डिपेंड, कंडीशन में डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में वो लिक्विड होगा, कंडीशन चेंज करोगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड होगा। मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉलिड होता है, गर्म करोगे गैस बन जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन।
तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी चीज़ की स्टेट को डिस्क्राइब करते हो, इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की कंडीशन पर उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो मैंने समझाना चाह रहा था वो आपको ये बताना चाह रहा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर, पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कि इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी मैं बहुत जगहों पर ये यूज़ करूँगा, बार बार यूज़ करूँगा। IMF का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसको बहुत ध्यान से अपने जहन में रखिएगा। बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जब आपका चैप्टर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का हमारा चैप्टर है जिसमें हम आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। वो सारे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आती हैं क्योंकि वो एटम्स के दरमियान की फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल जितना भी हम बात करेंगे वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे, IMF की बात करेंगे। बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि अभी मैं यहाँ पर जो पढ़ाना चाह रहा हूँ एक्चुअली क्या है। कंडीशंस आपके समझ में आ गई होंगी। एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि बेटा किसी भी मैटर की जो स्टेट है ना, यानी स्टेट ऑफ मैटर, बेटा ये डिपेंड करती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा वॉल्यूम पर इतना फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम को हम नहीं लेते हैं। वैसे भी प्रेशर का अगर हम रिलेशन देखें तो प्रेशर इज इनवर्स, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो प्रेशर से रिलेशन उसका आ जाता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे आगे बॉयज़ लॉ के अंदर। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर जो आप याद रखिएगा कि जो मैटर की स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस अगर आप चेंज कर दोगे तो क्या होगा भाई, आपके पास स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत एक छोटी सी बात आपको मैंने समझाना चाहा है यहाँ पर। तो उम्मीद है ये आप लोगों का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। अगले लेक्चर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा चैप्टर और मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए, और कुछ नई चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।